डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस करंट अफेयर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, तो आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आप इसका इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पता है, मुझे कई मेल मिले हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या इस सीरीज में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक बहुत ही कंसाइज और नो नॉनसेंस काइंड ऑफ जो करंट अफेयर की राउंड अप हो सकती है पूरे महीने भर की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उस वीडियो पे। आपको बहुत फायदा होगा यदि आप थोड़ा पेशेंस रखें तो। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर महीने में क्या घटनाएं हुई वर्ल्ड में, इंडिया में, जो क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं, दुनिया को समझने की भी एक छोटी सी कोशिश। इससे पहले कि हम लोग राउंड अप देखें या क्वेश्चन आंसर का दौर, आपको बताना मेरा कर्तव्य, आपका जानना अधिकार है कि यदि आप CUET PG 2025 अपियर हो रहे हैं, जो मार्च में होने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग। उसकी कुछ बातें यहाँ पे दी गई है, बाकी डिटेल आप ले सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे मेल करने पे, यदि आप ज्वाइन करने को इच्छुक हैं तो। और ये हैं बेस्ट रिसोर्सेज या एग्जाम गाइड किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। CUET PG एग्जाम गाइड, UGC नेट की एग्जाम गाइड, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस में 1500 बेस्ट क्वेश्चन है। और यदि आप UGC नेट दे रहे हैं, तो उसके लिए जो कस्टमाइज क्वेश्चन, जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो यहाँ पे हैं। इन सब के जो डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक जो है वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है, वहां पे काइंडली देखें। अब चलिए हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन या दुनिया में क्या हुई है वो देखते हैं, फिर इंडिया के न्यूज को देखेंगे। पहली जो है वो है विच इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। आपको पता है जब हर साल दिसंबर खत्म होती है, दिसंबर के महीने में, तो ऑक्सफोर्ड और फिर कैम्ब्रिज की डिक्शनरी और कोलिंस डिक्शनरी, ये सब जो है वर्ड ऑफ द ईयर, जो पूरे दुनिया भर सोशल मीडिया पे ज़्यादा सर्च किए गए हैं या डिक्शनरी में सर्च किए गए हैं, ऑनलाइन सर्च किए गए हैं, उनको वर्ड ऑफ द ईयर कहते हैं। उससे थोड़ी बहुत ये भी समझ में आती है कि दुनिया किस तरफ सोच रही है, लोग कैसे वर्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उससे हमारी सोशियो कल्चरल जो डायनेमिक्स है वो भी कुछ कुछ रिवील होती है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर है, और वो है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट क्या कहता है? मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जिसको लोग स्लैंग वे में कहते हैं, या बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन से, मतलब जो कि बहुत कचड़े टाइप के इंफॉर्मेशन है, उस टाइप के से आपका यदि एक तरह का इंफॉर्मेशन, बेकार के इंफॉर्मेशन से यदि आपका दिमाग भरा हुआ है, तो उससे जो ब्रेन रॉट होता है, मतलब उससे दिमाग पे जो असर पड़ता है, वो आपके जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट जो है, वो थोड़ा सा जो उससे फर्क पड़ता है निगेटिव वे में, ये ब्रेन रॉट है। दूसरी वर्ड है विच इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो कैम्ब्रिज ने जिस वर्ड को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर, वो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का जो मीनिंग होता है वो ये है कि आप किसी चीज को होते या चाहने की जो है एक तरह से सपना देखें, इमेजिन करें। इसलिए इमेजिन करें कि आप उसको पालें। जैसे मान लीजिए कि आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप इमेजिन कर रहे हैं जब आप अंडर ग्रेजुएट में ही थे कि मैं एक बार JRF स्कॉलर बनूंगा या बनूंगी, और मैं PhD करूंगी बेस्ट यूनिवर्सिटी से। इस टाइप का यदि आप सपना देखते हैं, आप ख्याल करते हैं, और इस पर्पज से कि वो ट्रू हो जाए, तो उसको मैनिफेस्ट कहते हैं। तो ये जो है काफ़ी, ये शो करता है कि लोग जो है डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी हो सकती है कि लोग ड्रीम करते हैं, क्योंकि कई ओलंपिक विजेता ने कहा है कि वो उन्होंने 4 साल तक मैनिफेस्ट किया, और वो आज मतलब कि सब रियल हो रहा है। तो मैनिफेस्ट जो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये कुछ खाम ख्याली को भी दर्शाता है कि लोग थोड़े ख्यालों के दुनिया में भी रह रहे हैं। कोलिंस डिक्शनरी जो है थर्ड वर्ड है जो उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर कहा है, वो है ब्रैट। ब्रैट जो है अगेन थोड़ा पेजोरेटिव है, समवन हु इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। हेडोनिस्टिक मतलब कि जैसे होता है ना कि बस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हमें केवल चाहिए, उस टाइप का जो एटीट्यूड है, और कॉन्फिडेंट, तो ही इज ए ब्रैट। तो ऐसे पॉलिटिशियन को भी लोग ब्रैट कहते हैं, प्लेयर्स को ब्रैट कहे जाते हैं, सोशलाइट और इस तरह के जो पॉपुलर एक्टर होते हैं उनको ब्रैट कहा जाता है। सो ब्रैट, सो ब्रेन रॉट, मैनिफेस्ट एंड ब्रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फ्रांस जो है साउथ कोरिया की तरफ, उस पर भी हम नजर डालेंगे।
अभी एक पॉलिटिकल टर्मोइल से काफ़ी 1 साल से भी ज़्यादा से गुजर रहा है। वहाँ पे समस्या क्या है वो तो चलिए बाद में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? ये मैं पूछ रहा हूँ। ये जनाब जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बहुत ही पुराने वहाँ के और बहुत पॉपुलर लीडर हैं, जो कि कई बार राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव में खड़े हुए लेकिन कभी जीत नहीं पाए। 2017 में इन्होंने मैक्रों को जो है सपोर्ट कर दिया। ये उन्हीं की पार्टी से आते हैं जो कि सेंट्रिस्ट पार्टी है। वहाँ की पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैक्रो जो हैं वो सेंट्रिस्ट पार्टी हैं और ये यहाँ पे लेफ्ट है, वो भी पॉपुलर है। और फार राइट जो है वो नेशनल रैली नाम की पार्टी है ली पेन की, वो बहुत पॉपुलर अभी हो रही है। सेंट्रिस्ट पार्टी थोड़ी पॉपुलैरिटी घट गई है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्रो जो है, अब चलिए पहले इसको आंसर का जवाब देते हैं, क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इस जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये फ्रांकोis बैरो हैं। फ्रेंच में तो पता नहीं कैसे पढ़ा जाता है, फ्रैंकोis बैरो। और ये अभी जस्ट 13 दिसंबर को इनको प्राइम मिनिस्टर मैक्रो ने नियुक्त किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 1 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर फ्रांस ने देखे। पहले गैब्रियल अटल थे जो थोड़े दिन तक सर्व करते हैं, 7-8 महीने। फिर एलिजाबेथ बॉर्न आती हैं, काफ़ी दिन बाद कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर आई, लेकिन ये भी जो है थोड़े दिन के लिए। और फिर माइकल बर्नियर जो है वो तो और थोड़े दिन के लिए। तो चलिए एलिजाबेथ बॉर्न तो 2022 में थे, लेकिन ये दो जो हैं ये तो 2024 में ही बदल चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं जैसे यूएसए में होते हैं। लेकिन यूएसए से अलग इंडिया की तरह वहाँ भी जो है, जो वहाँ के पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, इंडिया के जैसा। तो वो इंडिया और अमेरिका का मिक्स सिस्टम, इसलिए सेमी प्रेसिडेंशियल है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मैक्रो जीत तो गए जो कि सेंट्रिस्ट पार्टी के थे, अब उनकी पार्टी देख लीजिएगा। और लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे पार्लियामेंट की जो है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन मैक्रो ने करवा दिया, वहाँ सब गड़बड़ हो गई। उनको लगा, क्योंकि वहाँ फार राइट पार्टी काफ़ी पॉपुलर हो रही थी दूसरे देशों की तरह ही, नेशनल रैली। तो अपने को लेजिटिमेट घोषित करने के लिए मैक्रो ने जो है स्नैप पोल करवा दिया, ये सोचते हुए कि उनकी सेंट्रिस्ट पार्टी बहुमत ले आएगी, लेकिन वो बहुमत नहीं ला पाई। वहाँ पे जो लेफ्ट पार्टी है वो अच्छा की, और जो राइट पार्टी थी उन्होंने भी, नेशनल रैली ने भी काफ़ी अच्छा किया सेंट्रिस्ट के कंपैरिजन में। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो सेंट्रिस्ट पार्टी के हैं, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो कोलिशन से ही हो सकता है, उनकी पार्टी को बहुमत ही नहीं है। अब इसके चलते एक जो कोहैबिटेशन की नौबत आ रही है, जहां ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी के हो और प्रेसिडेंट दूसरे। सोचिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। अभी तक मैक्रोन किसी तरह जो है सेंट्रिस्ट पार्टी के ही लीडर को बनाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको पार्लियामेंट का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ता है। यही हाल जो है गैब्रियल अटल और माइकल बर्नियर का हुआ। अब फ्रैंको बैरो जो हैं वो भी सेंट्रिस्ट पार्टी के, देखिए ये कितने दिन चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम जो है डेमोक्रेसी में ऐसी होती है, इनस्टेबिलिटी। फ्रांस उससे गुजर रहा है। हु आर 2024 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड विनर? अब चलिए थोड़ी खेल पर नजर दौड़ाते हैं। हर साल जो है एथलेटिक के दौड़ कूद की दुनिया में जो है 2 अवार्ड दिए जाते हैं, मेल और फीमेल, जो बहुत प्रेस्टिजियस होते हैं। इस बार जो मिला है मैन ट्रैक, जो ट्रैक एंड फील्ड में, ये मिला है लेटसाइल टेबोगो को। लेटसाइल टेबोगो जो है बोत्सवाना के हैं और उन्होंने इस बार का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता 200 मीटर में, और उन्होंने 200 मीटर में भी उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 100 मीटर का उन्होंने जीता है। तो 100-200 मीटर में ये एक नए चमकते उभरते हुए सितारे हैं, बहुत ही यंग हैं, केवल 21 साल के हैं। तो इनको मिला है मेन में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप अवार्ड। वुमेन में मिला है सिडनी मैकलॉगिन लॉगिल लॉगिन को। और ये जो सिडनी मैकलॉगलिन है, इन्होंने गोल्ड जीता है। ये 400 मीटर की हर्डल जो है वो दौड़ती हैं। हर्डल आप देखे होंगे, मतलब बाधा दौड़ जिसको बोलते हैं 400 मीटर की। इसमें ये अनडिस्प्यूटेड जो है ये वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने गोल्ड 2 बार जीता है, 20 और 24 समर ओलंपिक में। इसके अलावा 2022 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी उन्होंने 400 मीटर का हर्डल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज यून सुक योल? अब एक दूसरी कंट्री हम ले रहे हैं जहां पे कि एक
बहुत ही पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, आप इसको ड्रामा ही कह सकते हैं। चलिए क्या ड्रामा है बताते हैं, उसके पहले इन जनाब को पहचानिए। ये हैं अभी हाल तक ये जो हैं साउथ कोरिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनको जो है इन पर अभी महाभियोग चलाया गया, इम्पीचमेंट, और इम्पीच हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे इम्पीचमेंट को रियलाइज करने के लिए, या कह लीजिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, इवन पार्लियामेंट से पास होने के बाद एक वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसमें उसको जो है पास होना पड़ता है, मतलब कोर्ट एग्री करती है तब राष्ट्रपति जो है इम्पीच होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब वहाँ पे राष्ट्रपति ने अपने पास ऐसे पावर ले लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इवन पार्लियामेंट इम्पीच कर दे तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है जब तक बहुमत से फैसला नहीं करे तब तक कोई इम्पीचमेंट नहीं मानी जाएगी। आपको पता है कि जजेस की भर्ती जो है एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति करते हैं। तो अब राष्ट्रपति जजेस की भर्ती करे तो वो जजेस क्यों उसके इम्पीचमेंट को होने दे। तो इस टाइप से जो है राष्ट्रपति वहाँ काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, मतलब उनको हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। वही सिचुएशन वहाँ पे हुई। यून सुक योल ने क्या किया, एक बहुत ही अजीब सी हरकत उन्होंने की दिसंबर के शायद पहले कुछ दिनों में। वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया उन्होंने, नवंबर या दिसंबर में लगाया, मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। तो चलिए इंदिरा गांधी तो अपनी गद्दी बचाने में सफल हो गई, इस तरह का रिवोल्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ कि अभी के ज़माने में किसी ने उस मार्शल लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया। किसी मतलब के जो नेता हैं, इवन उनके पार्टी वाले भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और सभी ने जो है मिल करके उनको इम्पीच कर दिया, जिसमें कि उनके पार्टी वाले भी उनको सपोर्ट नहीं किए। उसके बाद से जो है वो हाउस अरेस्ट हैं, अपने ही घर में एक तरह से नज़रबंद है, लेकिन वो ऑफिशियली अरेस्ट नहीं हुए हैं। अभी एक और नाटक हुआ कि उनको अरेस्ट करने के लिए, अभी उनके अरेस्ट के भी पार्लियामेंट ने और या कोर्ट ने ऑर्डर पास किए, शायद पार्लियामेंट ने किए। तो जब अरेस्ट करने के लिए उनके यहाँ पुलिस पहुंची, तो जो इनके जो गार्ड हैं राष्ट्रपति को जो भवन के वहाँ गार्ड हैं, उनके साथ उनकी झड़प हुई, हाथापाई हुई, और पुलिस को वापस लौट जाना पड़ा, मिलिट्री को भी, और अभी भी वो गिरफ्तार ऑफिशियली नहीं हो पाए हैं। ये सारा नाटक वहाँ चल रहा है। उससे भी बड़ा एक नाटक देखिए क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। अब इन जनाब को देखिए, ये हैं हान डाक सू। अब हान डाक सू जो हैं, ये इनके ही चेले चपाटी जैसे थे, और ये भी जो हैं नहीं चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो, नहीं चाहते हैं कोई इम्पीच हो। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये मामला जो है वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गया, इम्पीचमेंट को रेटिफाई करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में शायद कुछ वैकेंसीज हैं, और वो वैकेंसी जब तक नहीं भरे जाएंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। और वो वैकेंसी भरने की जिम्मेदारी अभी के जो प्रेसिडेंट है उनकी है, हान डक सू की, और वो चुपचाप फाइल पे बैठे हुए हैं। इसको लेके वहाँ पे जो लेजिस्लेचर हैं, पार्लियामेंट, इतने गुस्सा हुए कि इनको भी इम्पीच करने का उन्होंने फैसला किया, और ये भी शायद हट जाए। तो देखिए वहाँ पे क्या पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। What is the name of an extratropical cyclone which severely impacted the British Isles in December 2024? मतलब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो कि ट्रॉपिक के बाहर से आती है, मतलब कि टेम्परेट एरिया में, वो साइक्लोन ने जो है ब्रिटेन और यूरोप के कई कंट्री को डिवास्टेट किया दिसंबर के महीने में। उसका नाम मैं पूछ रहा हूँ, उसका नाम है स्टॉर्म डारा। सो स्टॉर्म डारा का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत मज़ेदार दिख रही है आपको कि ये एंटी क्लॉकवाइज में जो है घूम रहा है। और जब नॉर्थ हेमीस्फेयर में जो साइक्लोन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, चक्रवात इस तरह से, और जो साउथ हेमीस्फेयर में यदि ये होता ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता। तो स्टॉर्म डारा जिसने कि केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज को अफेक्ट किया दिसंबर में। नेक्स्ट भी साइक्लोन पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन विच कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ऑन द फ्रेंच इंडियन ओशन आर्किपेलागो ऑफ मायोटे। अब ये जो न्यूज़ है ये कई चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है। एक तो साइक्लोन से विभिस्का तो होती है, लेकिन इतनी खतरनाक विभिस्का हुई है इस छोटे से आइलैंड पे, वहाँ हजारों लोगों की लोग कहते हैं कि डेथ हुई है। तो छोटे से आइलैंड पे, मतलब शायद समझिए कि वो मरघट जैसा बन गया हो आइलैंड। और वो आइलैंड है कहाँ, जरा ये देखिए, ये है अफ्रीका।
और अफ्रीका के बगल में एक बड़ा सा आइलैंड है मेडागास्कर, वी ऑल नो, और उसके टिप पे ऊपर में एक छोटा आइलैंड है मायोटी। और कैन यू बिलीव कि ये फ्रांस का पार्ट है? फ्रांस को क्या जरूरत है कि यहाँ इतने अफ्रीका के बगल में एक आइलैंड को दबोच के रखे हुए हैं? ये सब कॉलोनाइजेशन के अवशेष हैं। जैसे हम लोगों के ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं ना, जिसका कोई काम नहीं है लेकिन वो बचे हुए हैं, उस टाइप के जो ये मायोटे भी उसी टाइप का है। अब फ्रांस की क्या कुवत है कि उतनी हजारों माइल से यहाँ क्या वो सुविधा पहुंचाएंगे? और यहाँ इतनी मुसीबत हुई, वो साइक्लोन जिसका नाम है चीडो या कीडो भी कह सकते हैं, कीडो या चीडो साइक्लोन ने यहाँ पूरी तबाही मचा दी और इतने लोग मारे गए। लेकिन इस पे आरोप भी फ्रांस पे लगा कि इन्होंने इसको ठीक से जो है हैंडल नहीं किया। वहाँ के लोगों को फील हुआ कि हम तो अनाथ हैं, कोई कंट्री हमारी मदद के लिए नहीं है। और इससे ये भी एक बार साबित हुआ कि इस तरह के एरियाज को सेल्फ गवर्नेंस देनी चाहिए। फ्रांस या इंग्लैंड या अमेरिका ऐसे दूर दराज में जो आइलैंड को दबोच के रखे हुए हैं, शायद ये सभ्य वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTS? अब आइए हम लोग सीरिया पे चलते हैं। ये तीसरी कंट्री है जहां पे कि बड़ी अजीब उलटफेर हुई है। जो वहां पे असर अल बसर असद 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 की जो शासन थी, जो कि कई कई सालों से चल रही थी, उसके पहले उनके फादर की, वो वहां पे अंत होता है एक विद्रोह के साथ। और सीरिया में आपको पता है कि 10 सालों से भी ज़्यादा सिविल वॉर चल रहा है। IS का वहाँ उदय होता है। वहाँ ईरान और कई कंट्री जो है, ईरान वहाँ कूद पड़ती है, रसिया भी सपोर्ट करती है, टर्की वहाँ कूद पड़ती है, अमेरिका भी जो है एक गुट को सपोर्ट करता है इसराइल के साथ मिलके। और ये सब वहाँ पे एक थिएटर चलती है जिसको आप खून की होली थिएटर कह सकते हैं। और पूरी दुनिया भी उससे डिस्टर्ब होती है क्योंकि IS सीरिया का वो हर जगह आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होता है। वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू हुआ। अब ये अच्छा है बुरा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहाँ ये हुआ कि एक गुट ने, जिसका नाम है HTS, उसने तालिबान की तरह से, तालिबान ने सभी गुटों को हरा के एक पूरा कब्जा जमाया, उसे HTS ने सभी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप को भी हराया। और असद जो शासन कर रहे थे वहाँ, उनको भी हराया, जो रसिया और ईरान के सपोर्ट से कर रहे थे। टर्की ने इनको सपोर्ट किया है HTS को, US भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रही है, इसराइल तो पूरी सपोर्ट कर रहा है। तो HTS ने जो है वहाँ शासन जमा लिया है। इसको बहुत दिनों तक तो, या अभी तक इसको एक तरह का उग्रवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही वेस्टर्न वर्ल्ड कहता था। लेकिन अब तो वो तालिबान की तरह शासक है, तो आप उसको उग्रवादी नहीं कह सकते हैं, आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTS, जो मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट कहिए, अब टेररिस्ट नहीं, मिलिटेंट ग्रुप जिसने, जो अब सीरिया को रूल कर रहा है। तो उसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। ये हयात तहरीर अल शाम या HTS जो है, ये अल कायदा का एक टूटा हुआ फैक्शन है, लेकिन ये कहता है कि हम अब उग्रवाद नहीं करते और हम अल कायदा से हमारा नाता नहीं है। तो ये अब सीरिया को काबू कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी तुलना आप तालिबान अफगानिस्तान से कर सकते हैं। हु इज अहमद अल शारा? अब अहमद अल शारा ये जनाब जो हैं, ये आप कह सकते हैं डी फैक्टो अभी जो है रूलर हैं सीरिया के राष्ट्रपति या रूलर जो भी कह लीजिए। यही HTS के हेड हैं और यही अभी सीरिया को रूल कर रहे हैं। इनके बारे में अभी आप बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ेंगे। हर कंट्री को इनसे डील करनी होगी। अहमद अल शारा। 1934 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? मतलब फुटबॉल, फीफा मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस होता है इसको आयोजित करना, और ये हो रहा है सऊदी अरेबिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ ये भी जान लीजिए कि अगला, इसके पहले कतर में हुआ था 2022 में, 4 साल पे होता है। 2026 की फीफा वर्ल्ड कप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको मिलके करेंगे। और उसके 4 साल बाद 2030 का फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को, स्पेन एंड पोर्तुगाल मिल करके ज्वाइंट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी जो है करेंसी पे काफी जोर है। US डॉलर के अगेंस्ट में कौन सी करेंसी मजबूत हो रही है? यूरो, येन, इवन रुपी, रूबल, या क्या कोई नई करेंसी निकल सकती है? ब्रिक्स की करेंसी निकल सकती है। इसलिए, और कई बार हम लोग सोचते हैं कि युआन है,
लेकिन इसको वो नाम, ऑफिशियल नाम युआन नहीं है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसका ऑफिशियल नाम है चाइना की करेंसी का रेनमिनबी, रेमिनबी। इसको वैसे कहते हैं चाइनीज युआन, लेकिन वैसे ऑफिशियल नेम है रेनमिनबी। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस नहीं, कैसे लिखते हैं और इसका नाम का मीनिंग क्या है, पीपल्स करेंसी, ये सब यहाँ पढ़ लीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं खेल की और दुनिया में। और अभी बॉक्सिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला हुआ, वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें कभी माइक टायसन जीतते थे, जिसमें मोहम्मद अली जीतते थे। तो वो जो होता है, जो सबसे बड़ा चैंपियन बॉक्सिंग का होता है, उसकी अभी मैच हुई और उसमें जो जीते हैं वो यूक्रेन के, इंपॉर्टेंट ये है यूक्रेन कितना परेशान कंट्री है, उसके ओलेक्सेंडर वसेक, आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने जो है इंग्लैंड के टाइसन फ्यूरी, जो कि बहुत बड़े चैंपियन माने जाते हैं, उनको हराया एक कंट्रोवर्शियल मुकाबले में और जीता इन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बॉक्सिंग। Which US president handed over the full control of the Panama Canal to the Panama country? हम लोग बहुत फॉन्डली याद कर रहे हैं एक बहुत ही नोबल सोल को, जिनका डेथ अभी हुआ है। उनका नाम है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ह्यूमन राइट को बेसिस बनाया अपने फॉरेन पॉलिसी का। वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पनामा नाम के छोटे कंट्री को पनामा कैनल का पूरा हैंड ओवर कर दिया, जबकि पूरा पनामा कैनल को अमेरिका ने बनाया था और बहुत दिनों तक उस पर उसका पूरा कंट्रोल था। लेकिन ये इतने अच्छे थे ये आदमी, इन्होंने इसका हैंड ओवर जो है पनामा को कर दिया। अभी ये क्यों न्यूज में आया, दो कारण से, एक कि जिमी कार्टर की डेथ हुई अभी दिसंबर में, दूसरा कि ट्रंप ने ये कह दिया। ट्रंप तो लगातार जब से वो जीते हैं तब से ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अभी आपको फील होगा कि अमेरिका के दो राष्ट्रपति हैं, एक एक्चुअल जो बाइडेन, जो कि आउटगोइंग अब हो जाएंगे जनवरी शायद 20 तारीख को, और ट्रंप जो कि अभी आने वाले हैं। लेकिन वो इतने बड़बोले हैं, इतना ऐसे ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी उन्होंने टीम डिक्लेयर कर दी, रोज ही नई पॉलिसी बोलते हैं कि आपको फील होगा कि वो भी राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बहुत हो गया, अब पनामा नहर को हम फिर से ले लेंगे, छीन लेंगे। अब इस पे इतनी रिएक्शन हुई। पनामा छोटी कंट्री है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं है किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री बोलेगा हम नहीं अपनी सॉवरेनिटी को त्यागेंगे, वो हमारा है। इसके अलावा उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी कर दी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द सॉवरेन कंट्रोल ओवर द लार्ज ग्रीनलैंड आइलैंड? इतनी बड़ी सी एक आइलैंड है, मतलब बहुत बड़े कंट्री जैसा दिखता है ग्रीनलैंड आइलैंड, बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। वो आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? ग्रीनलैंड अलग नेशन नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं किस कंट्री का पार्ट है? वो है डेनमार्क का। ये अजीब सा लगता है, डेनमार्क भी बगल में कंट्री है। वैसे ये एक ताइवान की तरह सेल्फ गवर्निंग कंट्री है, मतलब वहाँ गवर्नमेंट अलग है, एक तरह का आपको फील होगा कि इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन वो सॉवरेनिटी उसके पास नहीं है, वो डेनमार्क का पार्ट है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड में अमेरिका के और दूसरे डेवलप्ड कंट्री, खासकर अमेरिका के बहुत सारे जो हैं वहाँ मिलिट्री बेसेस हैं, वहाँ उसके आर्मी और बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम ग्रीनलैंड को भी जो है हमें ले लेना चाहिए। इस टाइप की बातें, इससे काफ़ी डेनमार्क में भी काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। तो ट्रंप के इस बड़बोलेपन से ये दोनों जो है सुर्खियों में आ गए, पनामा नहर और ग्रीनलैंड। विच कंट्री इज करंटली चेयर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं, पहले इसका जवाब देखिए। इसका जवाब है कुवैत। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है क्या? ये 1981 में बनती है। जो पर्सियन गल्फ जो है, फारस की खाड़ी, उसके इर्द गिर्द जो कंट्री हैं 6, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये मिलकर उन्होंने बनाया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बहुत ही पुराना हिस्टोरिक नाता रहा है। अभी ये क्यों न्यूज में आया? क्योंकि मोदी जी ने विजिट किया, 43 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत की विजिट कर रहा था, और वहां पे उनको वहाँ कुछ अवार्ड भी मिला, कुछ इस टाइप का जो सम्मान मिलता है। इसके अलावा इंडिया और कुवैत की जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड कर दिया गया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कुवैत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुवैत में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके अलावा तेल भी वो सप्लाई करता है। और अभी जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कमान जो है कुवैत के पास है। तो उनके जो शेख मिसल अल अहमद अल जबार अल सबाह हैं, वो अमीर हैं कुवैत के, मतलब कुवैत के प्रेसिडेंट कह लीजिए। ही इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल।
पैक्टा सुंट सर्वंडा, ये जो है एक टर्म है लैटिन, इसका मीनिंग क्या होता है? ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मीनिंग होता है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, ट्रीटीज मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ये इंटरनेशनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि यदि कोई भी एग्रीमेंट आपने साइन किया है, जैसे इंडिया मान लीजिए कोई ट्रीटी साइन करता है, पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड साइन करता है, तो उसमें जो बातें हैं उसको हमें रखना चाहिए, मतलब उसको नहीं तोड़ना चाहिए। इस पर जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपेंड करता है। ये क्यों अभी आया चर्चा में? क्योंकि अभी जो लड़ाई हो रही है दो पार्ट में, यूक्रेन और रसिया, और यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में हो रही है, उसमें जो है पैक्टा सुंट सर्वंडा का कहीं ना कहीं लगता है कि उल्लंघन हो रहा है। और ट्रंप भी जिस टाइप की बातें करते हैं वो भी लगता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को मतलब तवज्जो बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, और ये दुनिया के लिए बहुत ही डरावनी सिचुएशन है। What is the meaning and application of most favored nation status in the context of international trade? MFN क्या होती है? ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में आया, क्योंकि इंडिया के साथ कुछ कंट्री का डिस्प्यूट हुआ, और उसमें ये हुआ कि यदि आप हमें MFN नहीं दोगे तो हम भी आपको विड्रॉ करेंगे। तो MFN जो है वो क्या होती है? MFN ये होती है, जैसे मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश को मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो है वो दे देता है, मतलब ओहदा दे देता है ट्रेड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया यदि किसी कंट्री को सबसे सस्ते रेट पे कोई चीज यदि बेच रहा है, मतलब सबसे कम टैक्स लगा रहा है, मान लीजिए कि इंग्लैंड से कोई चीज आती है, कपड़ा आता है, और इंडिया उस पर केवल 5% टैक्स लगा रहा है, तो यदि मोस्ट फेवर्ड नेशन बांग्लादेश को इन्होंने दिया है, तो बांग्लादेश से कोई कपड़ा आएगा तो उस पर भी 5% से अधिक टैक्स इंडिया नहीं लगा सकती है। मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है कि जो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स होगा इंटरनेशनल ट्रेड का वो हम आपको ऑफर करेंगे। यदि हम किसी कंट्री के साथ कोई हम ऑफर दे रहे हैं तो वो उसको हम मैच करेंगे आपको, यदि आप MFN है तो ये बहुत ही अच्छा होता है यदि आप MFN बन जाए किसी भी कंट्री का। और एक तरह का ये होता है कि मैचिंग, मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, जो सबसे अच्छी शर्त जो है वो आपको हम ऑफर करेंगे। Recently, aeroplane tragedies or accident happened during past few days which rocked the aviation industry worldwide. तीन जो है मेजर दुर्घटनाएं हुई हैं, दो तो इतनी खतरनाक हुई है कि दिल दहल जाता है। वो तीन किस कंट्री ने उसको झेला इस दिसंबर महीने में? वो कंट्री है अजरबैजान, कनाडा और साउथ कोरिया। थोड़ा सा चलिए इस पे बात करते हैं। अजरबैजान की जो प्लेन थी वो तो इतनी दुखद हुई कि उसको ऐसा माना जा रहा है कि रसिया के मिसाइल ने जो है उसको गिरा दिया। और ये पहली बार नहीं हुई है, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई वॉर क्षेत्र जो यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही है, वहां से कोई सिविलियन एयरप्लेन थोड़ा सा रास्ता भटक जाता है और यहाँ पे जो है ट्रिगर हो जाती है। मिसाइल सिस्टम जो है वो तो ऑटोमेटिक है, उसकी बटन दब जाती है और वो सोचता है कि कोई दुश्मन देश का जो है कोई रॉकेट आ रहा है और उसको उड़ा देते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी जो है मानव भूल और कितनी बड़ी त्रासदी है कि आप जानबूझ के इतनी जानों को ले लेते हैं, इतने लोगों का मर्डर करता है एक स्टेट। तो अजरबैजान जो है मतलब उसको झेल रहा है और उस पर काफी चल भी रही है, लेकिन क्या होगा, रसिया उसको सॉरी बोल देगा। रसिया के साथ अजरबैजान क्या कर सकता है? कनाडा में जो है एक दुर्घटना हुई, शायद उसमें कोई किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ऐसा हुआ कि प्लेन जो है वो जब लैंड करती है तो उसके जो गियर होते हैं, लैंडिंग गियर, वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे वो लैंडिंग गियर बाहर नहीं आ पाया, उसके चलते जो है प्लेन ठीक से लैंड नहीं कर पाया और वो स्किड करता हुआ बगल के जो है दीवार जो एयरपोर्ट पे होती है उससे टकरा गया और आग लग गई। लेकिन इसमें सभी लोगों को शायद बचा लिया गया है, कुछ लोग शायद हॉस्पिटल में होंगे। अब इसके बाद जो है पूरी दुनिया में इस पर यह हो रही है कि एयरपोर्ट पे जो वॉल बनाए जाते हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि उससे कई बार विमान जो है स्किड करके टकराए हैं। साउथ कोरिया में तो मतलब साउथ कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट भीषण जो है दुर्घटना हुई है। ऐसा पहली बार माना, पहले तो ये माना गया कि किसी चिड़िया के टकराने से जो है ये हुई है, लेकिन अब कई लोग ये कह रहे हैं कि इसको भी शायद रसिया ने या किसी ने मिसाइल से जो है इसको गिराया है। इस पर अभी भी जो है तहकीकात चल रही है। उसकी जो ब्लैक बॉक्स होती है, वॉइस डेटा रिकॉर्डर, उसको डिसिफर किया जा रहा है, सुनने की कोशिश की जा रही है क्या हुआ है। साउथ कोरिया जैसे हम लोगों ने भी देखा कि ऐसे ही बेचारा एक बहुत ही
पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, और उसमें इस तरह की भीषण जो है एक दुर्घटना होनी जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जान गई है, ये बहुत ही हृदय विदारक है। अब आइए हम लोग चलते हैं इंडिया के न्यूज पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ऐसे इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं जैसे जलीकट्टू है या हॉर्नबिल है, उसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नागालैंड की एक ट्रेडिशनल जो है, नागालैंड की एक तरह से जो जितने कल्चर हैं वहाँ डिफरेंट इतनी ग्रुप सबका मिल करके है, इसमें गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, और इसका 25वां एडिशन जो है अभी मनाया जा रहा है इस साल, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024, ये 2000 से शुरू हुई है। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट जो है, मैं पूछ रहा हूं किस नदी पे और किस स्टेट में हो रही है, और ये क्यों न्यूज में आ गई? क्योंकि उड़ीसा के जो बीजू जनता दल है और बहुत सारे पॉलिटिशियन ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये जो है उड़ीसा के कुछ ट्राइबल जो हैं उनको विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा यदि ये प्रोजेक्ट अपने ओरिजिनल रूप में चलती है जो बॉर्डर एरिया में है। इसके चलते पोलावरम डैम प्रोजेक्ट न्यूज में आ गया। तो ये गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में बन रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो चंद्रबाबू नायडू हैं उसको जल्दी जल्दी उसको पूरा करना चाहते हैं, और उड़ीसा जो है उसको कह रही है कि हमें इससे नुकसान है क्योंकि हमारे ट्राइबल को एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वो है मलकनगिरी जो है आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, वहां पे जो है पानी भर जाएगा और हमारे ट्राइबल को वहां से निकलना पड़ेगा, इसलिए वो उसको चेंज करना चाहते हैं। हु इज न्यू आरबीआई गवर्नर? अब हम लोग कुछ देखते हैं जो नए जो बॉडीज हैं उसके जो चीफ बने हैं, मतलब आरबीआई के चीफ अभी नए बने हैं, एनएचआरसी के चीफ बने हैं, दोनों को देखते हैं। तो हु इज न्यू आरबीआई गवर्नर? शक्तिकांता दास, आपको पता है अभी जस्ट वो बहुत लंबे 6 साल के टेनियर के बाद उनको जो है पदमुक्त किया गया, और संजय मल्होत्रा जो एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जो सेक्रेटरी भी, शायद फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, इनको बनाया गया है नया आरबीआई गवर्नर। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विस आरबीआई गवर्नर? मैं ये पूछ रहा हूं, और इनका नाम है बेनेगल रामा राव। ये 7 साल तक जो है आरबीआई गवर्नर रहे थे, शुरू में ही जब इंडिया आजाद होता उसके बाद। और शक्तिकांता दास भी बहुत दिन तक रहे, 6 साल तक ये आरबीआई गवर्नर रहे। हु इज द न्यू एनएचआरसी चीफ? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि वैसे तो कोई खास उसकी एक्टिविटी है नहीं, लोकपाल की तरह ही वो एक तरह से छुपा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह लीजिए बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन, कोई खास उसकी कोई मतलब अभी न्यूज में भी नहीं रहता। तो एनएचआरसी के जो चीफ जो बनाए गए हैं वो हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो वी रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट से जज के रूप में रिटायर हुए हैं। और एनएचआरसी के बारे में थोड़ा बता दें कि ये एक एक्ट से बना था, एनएचआरसी एक्ट ही था, उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993 में, उससे ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो है एक चेयरपर्सन के अलावा 5 फुल टाइम मेंबर और 7 डीम्ड मेंबर्स या पार्ट टाइम मेंबर्स से बना हुआ होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीसी? ये सीबीडीसी अभी न्यूज में क्यों आया, पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब जब आरबीआई, वैसे तो आपको पता है कि नोट छापता है, लेकिन नोट छापने के बजाय यदि वो डिजिटल फॉर्म में नोट निकालने लगे, तो मतलब नोट को प्रिंट ना करे, केवल वो डिजिटल फॉर्म में आपको दिखे और आप उसको जो है अपने डिजिटल फॉर्म में रखें। अब आप सोचते होंगे कि ये तो हम डिजिटल वॉलेट रखते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वो सेम है। नो, वो अलग चीज है। उसमें आपके वो बैंक से लिंक होता है या एक वॉलेट होती है, उसमें आप पैसे को जो है ऑनलाइन फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको जस्ट फिजिकल रुपी की तरह वो नोट दिखेगा, लेकिन वो नोट जो है डिजिटल फॉर्म में रहेगा। आप उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट ने इसको पॉपुलर करने के लिए ये कहा कि जो सब्सिडी हम देंगे वो हम डिजिटल फॉर्म में, मतलब कि सीबीडीसी के फॉर्म में दे सकते हैं। इससे जो है ये पॉपुलर होने की संभावना है। मतलब आप उसको स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, जैसे कि आपके पास में पीडीएफ फाइल होती है, उस तरीके से नोट आप उसको जमा कर सकते हैं। नोट इस तरीके से लोगों को दे भी सकते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी रिटेल में तो बिल्कुल ही अभी पॉपुलर नहीं हुई है।
What is the name of the latest multi-role stealth guided missile frigate of the Indian Navy? अब थोड़ी बहुत यदि आर्मी और नेवी इन सब से आपको है तो फ्रिगेट के बारे में आपको पता होगा। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, किसको फ्रिगेट मतलब बड़ी सी जहाज जो जो जहाजी बेड़ा, जिसको बेड़ा मतलब कि जो लड़ने वाली जहाज जो होती है। स्टील्थ मतलब कि चोरी छिपे, मतलब स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है मतलब वहां से आप चोरी छिपे जो है गाइडेड मिसाइल छोड़ सकते हैं, मल्टी रोल निभाता है। तो इस टाइप की वॉरफेयर में ये यूज होती है। और उसमें जो लेटेस्ट, इसको तलवार सीरीज कहते हैं और ये रसिया बनाती है। तो अभी जो लेटेस्ट इस तरह की जो फ्रिगेट शामिल हो रही है जो रसिया से कैलिन, जगह का नाम शायद कैलिन गार्ड है, देख लीजिए, वहां से ये चल चुकी है। अब ये 2-3 महीने के बाद हमारे यहाँ पहुंच जाएगी और हमारे यहाँ कमीशन कर ली गई है इसको। इसको आप देख सकते हैं, इसका नाम है INS टूसिल। INS टूसिल। अब इसका तो रसियन नेम है, रसिया ने बनाया है, लेकिन अब इसको इंडियन नेम हम लोग कर देंगे। तो दिस शिप वॉज बिल्ट इन रसिया, ग्राड में जो कि लेनिनग्राद के पास में होगी, बाल्टिक सी में। और ये कमीशन कर लिया गया है 9 दिसंबर 2024 को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द शिप जो है अब ट्रेवल करेगी बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशन और फाइनली इंडियन ओशन में पहुंचेगी। और उसके बाद फिर हमारे पास ही ये रहेगी जहां भी हम इसको यूज करें, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज माधव गाडगिल? माधव गाडगिल इस महीने चर्चा में आए एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इनको मिलता है इंडियन इकोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये रिसीव करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP 2024 की चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिलता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे एनवायरमेंटलिस्ट को इतनी बड़ी अवार्ड यूनाइटेड नेशन की मिलती है। इनके बारे में और आपको पढ़ना चाहिए गूगल पे। India's total fertility rate declined from 3.4 in 1992 to which level now? ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप लोग सबको इसको समझ में आना चाहिए और इसका जो इसकी जो कंसेक्वेंसेज है वो भी हमें समझना चाहिए। हुआ ये है कि हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से परेशान थे। हम लोग वर्ल्ड के सबसे जो है पॉपुलेशन में सबसे ऊपर जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम लोग बन गए। चाइना को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अब 140 से हम लोग 150 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस समय हमारी जो फर्टिलिटी रेट थी 1992 में आप देखें तो 3.4, इसका मतलब उससे भी ज्यादा एक समय में थी। इसका मतलब है कि 2 लोग पति पत्नी हैं और वो बच्चे जो पैदा कर रहे हैं 3.4 एवरेज में। इसका मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। अब समझिए क्या हुई है, जब ये फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है तो इसका मतलब है कि 2 एडल्ट शादी कर रहे हैं और 2.1 फर्टिलिटी रेट है। मतलब कि एक जो वुमेन है वो अपने लाइफ टाइम में 2 बच्चे को लगभग जन्म देती है। इसका मतलब ये है कि 2 लोग के ऊपर 2 लोग, मतलब कि पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं। यदि फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इंडिया की पॉपुलेशन जितनी अभी है वैसे ही रह जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन यदि 2.1 से कम हो जाए तो पॉपुलेशन एक बार घटने लगेगी, फिर 140 से 130, 120 ऐसे होती चली जाएगी अगले कई वर्षों में। अभी देखिए ये जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया की कितनी घट गई है, ये घट के 2.0 हो गई है। कैन यू बिलीव? इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, हमारी पॉपुलेशन अब घटेगी। अब ऐसे हम लोग पीक पे पहुंच चुके हैं, अब ये पॉपुलेशन नीचे जाएगा। और यदि आप कुछ समय बाद यदि आप देखें 10 साल बाद यदि ये घट के 1.5 हो गई तो अलार्मिंगली जो हमारी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि इंडिया में जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। चूंकि हमारी फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई थी, हमें यंग पॉपुलेशन मिल रहे थे, काम करने वाले लोग काफ़ी मिल रहे थे, हमारे यहाँ जो एजेड लोग हैं उनको पेंशन हम दे पा रहे थे या ओल्ड एज केयर, क्योंकि ये काम करने वालों की कमी नहीं थी, सस्ते रेट पे मिल रहा था। यदि ये 2.0 या 1.5 होती है तो अगले 30-40 ईयर्स में इंडिया में जो बूढ़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, यंग लोगों की संख्या कम हो जाएगी। एक तो ये है, इंडिया भी जापान और दूसरे कंट्री की तरह उस प्रॉब्लम से झेलेगा कि बूढ़ों की जो है कंट्री हो जाएगी और हमें उनको पालना मुश्किल होगा, क्योंकि वर्किंग जो एज ग्रुप में लोग कम होंगे। इसके तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और एक ट्रेंड की तरफ ये इशारा करता है जो कि
कई लोग इसको अब महसूस कर रहे हैं अपर मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास में। बैंगलोर में खास करके, पुणे में, गुड़गांव में जो आईटी हब वाले सेंटर हैं, वहां पे एक चलन चली हुई है कि जो अभी के बच्चे हैं वो शादी करते हैं लेकिन बच्चे पैदा करने से हिचकते हैं। कई यंग कपल ऐसे हैं जो 8 साल 10 साल तक शादी हो गए, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं। कई लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे पैदा करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो फीलिंग लोगों को आ रही है कि बच्चे जो हैं वो हमारा केयर कभी नहीं करेंगे। बच्चे अपना जो है केवल जो भी पैसा जाएगा वो उनके ऊपर केवल खर्च होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम बूढ़े होंगे तो हमें केयर करने वाले वो नहीं होंगे। ये सोच करके जो है लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। मतलब स्वार्थ, आप समझ सकते हैं। मतलब माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे पैदा करने से फायदा क्या है। और इसका कहीं ना कहीं ये भी बात जड़ में है कि बच्चे लोग पहले इसलिए पैदा करते थे कि जब हमें काम करने के लिए घर में लोग मिलेंगे, और जब हम बूढ़े होंगे तो वो हमारा हाथ बटाएंगे या हमें हेल्प करेंगे। तो ये सब जो है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सोशियो ज्योग्राफिकल फिनोमेना या डेमोग्राफिक फिनोमेना की तरफ इशारा कर रहा है। इस पे और चर्चा की जरूरत है। Who was one of the most famous tabla masterio from India who died recently? अब हम लोग नमन करते हैं कुछ ऐसे मास्टरियो को, एक फिल्म डायरेक्टर को भी याद करेंगे, और वो तबला वादक जिन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया की धाक जमाई, जो कई सालों से अमेरिका में जाके बस गए थे लेकिन थे वो पूरे पूरे इंडियन। हम बात कर रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन की, जिनकी यहाँ इतनी खूबसूरत जो पेंटिंग मैं देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। और हमने इनका तबला जब भी सुना है तो कितनी खुशी होती थी। और इनकी जो एक ऐड आती थी, वाह ताज, तो वो कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। उनकी जो तबला की जो धुन होती थी, इनके जो पिता थे वो भी उतने ही बड़े तबला वादक थे, उस्ताद अल्लाह रखा। और उस्ताद अल्लाह रखा खां के लिगेसी को उन्होंने जो है उससे भी खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ाया था, उस्ताद जाकिर हुसैन। अब एक और ग्रेट सोल को हम लोग याद कर रहे हैं जो रुखसत हो गए दिसंबर के महीने में हम लोगों से, मनमोहन, सरदार मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व, जो 10 सालों तक जिन्होंने कि देश की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने और क्या क्या पद संभाला, जरा गौर कीजिए, आपको हैरत हो जाएगी। He was professor at Delhi School of Economics, पढ़ाते थे इंटरनेशनल ट्रेड। देन इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बने, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पद इन्होंने संभाला, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन बने, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बने, सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन, जो साउथ जो कॉर्पोरेशन, उसके कमीशन के चेयर सेक्रेटरी जनरल बने, यूजीसी के चेयरपर्सन बने, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर बने, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में, और फिर जो है प्रधानमंत्री बने। कैन यू बिलीव कि एक व्यक्ति इतने पदों को सुशोभित करता है और फिर भी उसमें कोई ईगो नहीं है, कोई ह्यूब्रिस नहीं है। जो व्यक्ति जमीन पे अपने पांव को रखा, हमेशा के लिए, शायद लाल बहादुर शास्त्री के बाद ऐसा सीधा साधा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को शायद ही कभी मिला हो। हम सादर नमन करते हैं सरदार मनमोहन सिंह को। अब आइए हम लोग थोड़ी चेस की बात करते हैं। इंडिया ने, आपको लगता होगा इंडिया क्रिकेट में चैंपियन है, लेकिन इंडिया एक्चुअल में चैंपियन है तो चेस की। चेस के फील्ड में इंडिया के प्लेयर्स ने जो महारत दिखाई है अभी पिछले 1 साल में, वो काबिल तारीफ है। और सर हम लोगों का गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ये दिमाग का खेल है। विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन, यहां होगा, वॉन द रिसेंटली कंक्लूडेड फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। फीडे संस्था है, और जो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है फीडे की, उसको जीतते हैं हमारे डी गुकेश। ही इज नाउ द वर्ल्ड चैंपियन। और महज कितने साल के, शायद 20 साल, 18-19 साल, माय गॉड। सो ही इज द वर्ल्ड बीटर, वर्ल्ड चैंपियन। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड चेस चैंपियन टू हुम गुकेश डिफीटेड इन द फाइनल। गुकेश ने जिनको हराया वो हैं चाइना के
डिंग लैरेंग। तो ये भी एक बहुत हम लोगों के लिए मजेदार बात है कि हम लोगों ने चाइना को हराया चेस में और बने हम लोग चैंपियन। यहाँ दो और चेस चैंपियन को याद करना बहुत ही अच्छा रहेगा या बहुत ही रिलेवेंट है। एक है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं और ये मतलब इतने बड़े जीनियस अभी भी चेस के हैं कि इनको क्या कहा जाए। इन्होंने कहा कि अब हम ऊब चुके हैं चेस के वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते खेलते, अब हम खेलेंगे ही नहीं। तो इन्होंने छोड़ दिया मैदान, तब जो है डीन लेरन जीते और डी गुकेस। अब इनको फीडे कह रही है कि भाई यदि आप नहीं खेलोगे तो चेस का ही जो है पॉपुलैरिटी घट जाएगा। तो ये बोल रहे हैं तो चलो मैं खेल लूंगा रैपिड या ब्लिज, इस टाइप का ये कह रहे हैं अभी। मतलब ये किस टाइप के प्लेयर हैं और क्या इनका रुतबा आप समझ सकते हैं। और दूसरे जो हैं एक जेंटलमैन चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने एक बार तो डेफिनेटली मैग्नस कार्लसन को हरा करके जो है, मैग्नस कार्लसन को हराया था उन्होंने या किसी दूसरे को, लेकिन वर्ल्ड चेस चैंपियन से एक बार तो बने ही थे, लेकिन कई बार ये मैग्नस कार्लसन से हारे। मैंने कुछ मैचेस को देखा था और दिल टूटा था इनको देख करके। तो उनको भी याद करना आज के लिए जरूरी है कि विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेस बिकेम द world chess champion. Which Indian women chess player won recently concluded World Women Rapid Chess Championship? जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने धूम मचाई हुई है। हम लोगों ने चेस ओलंपियाड जीता, जो सबसे बड़ी चेस की टूर्नामेंट होती है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता हमारे प्लेयर ने मेन का। और वुमेन जो है रैपिड चेस चैंपियनशिप को भी जो है कोनेरू हम्पी ने जीता। ये बहुत ही मैच्योर्ड चेस प्लेयर हैं, कई इन्होंने टूर्नामेंट जीता है नेशनल लेवल इंटरनेशनल पे, लेकिन अभी रिटायरमेंट के ठीक पहले इन्होंने फिर से खेलना शुरू किया और इन्होंने जीत लिया वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी। और उसी टूर्नामेंट में मैं पूछ रहा हूं कि किस इंडियन वुमेन चेस प्लेयर ने ब्रॉन्ज जीता। ब्लिच यहां पे लिखा गया है, ब्लिच मतलब एकदम अंधा होकर के फटाफट फटाफट बहुत कम टाइम में जो खेलते हैं, और इसको जीता है आर वैशाली ने। तो आप देख सकते हैं सी इज ऑल्सो क्वाइट यंग। तो यंग ब्रिगेड ने जो है और एक बहुत मैच्योर्ड लेडी ने हम लोगों को ये इज्जत बख्शी है। व्हाट इज द नेम। अब यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के एक तो अभी एक बहुत अजीब सी क्यूरियस घटना हुई, उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा नेट पे एंड अदर्स। और दूसरे एक महान फिल्म डायरेक्टर को हम लोग याद कर रहे हैं, जो तीसरी महान आत्मा जो दिसंबर में हम लोगों से बिछड़ गई है। सो फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर हु वाज अरेस्टेड आफ्टर स्टैम्पेड। भगदड़ मच गई। उनकी फिल्म पुष्पा 2 जो है साउथ इंडिया में रिलीज हुई और उसके प्रीमियर पे ऐसी भगदड़ मची कि कई लोगों की मौत हो गई उसमें। और उस एक्टर को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस एक्टर का क्या नाम है? उस एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन। आप यहाँ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उस फिल्म का सीन है, एक्चुअल देखने में थोड़े इससे अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको फील मिल सकता है। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। और इन डायरेक्टर का नाम है, पूछ रहा हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरेलल इंडियन सिनेमा डायरेक्टर हु मेड नोटेबल अवार्ड विनिंग फिल्म्स, अंकुर, मंथन, निशांत। ही डाइड रिसेंटली और ही इज श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल आपको याद होगा, एक जरूर बहुत पहले दूरदर्शन पे आई थी जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बेस्ड थी। उसको भी डायरेक्ट जो है श्याम बेनेगल ने किया था। और शेखर सुमन जो है, शेखर नॉट शेखर सुमन, शेखर कपूर जो है उसको नरेट करते हैं। भारत एक खोज, शेखर कपूर और कई एक्टर करते हैं। और भारत एक खोज जो है वो एक ऐसी है कि आर्काइव में है, आप उसको यूट्यूब पे जा करके देखिए। आपको भारत की जो इतिहास नेहरू जी के नजरिए से और श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में आपको वो दिखेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कुछ भी यदि 1-2 लाइन में हो तो जरूर मैं उसका जवाब प्रॉम्प्टली देने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव नाइस टाइम।